dear students, welcome to Mission Selection कोचिंग क्लासेज इकोना श्रावस्ती। दिस इज अनिल सर। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्री बोर्ड के इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि प्री बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे हाई स्कूल में। देखिए, अक्सर करके क्वेश्चन इससे फंस भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और क्वेश्चंस को समझिए और बोर्ड एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस को एकदम स्ट्रांग तरीके से दीजिए। ये है पेपर 2025 का इंग्लिश है, ये प्री बोर्ड है। इस पेपर में देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस है, आपको पेपर पढ़ने से पहले इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ लेना है। पार्ट ए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? पार्ट ए। पार्ट ए में ये हमारा पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये तो हमारा OMR बेस्ड क्वेश्चन है, जो 1 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैं OMR पर गोला भरना रहता है। उसी में से पहला क्वेश्चन है 1 to 3, यानी ये एक पैसेज लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसके बाद नीचे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस पैसेज को पढ़कर इसी के अकॉर्डिंग हमें उन 3 क्वेश्चंस को टिक करना है। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को केयरफुली सावधानी पूर्वक पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शंस को चुनो टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो आइए हम सबसे पहले पैसेज पर नजर डालते हैं। पैसेज है हमारा कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेज। इंडिया भारत इज है कंट्री देश ऑफ विलेजेज, गाँव का। भारत एक गाँव का देश है, साथ में हम लोग हिंदी भी समझते रहेंगे। The progress of India depends on the progress of the villages. Progress मीन्स होता है उन्नति। ऑफ इंडिया, भारत की डिपेंड्स निर्भर करती है ऑन पर द प्रोग्रेस, उन्नति पर, ऑफ द विलेजेज, गाँव की। यानी भारत देश की उन्नति गाँव के उन्नति पर निर्भर करती है। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेजेज, फॉर द प्रोग्रेस उन्नति के लिए, ऑफ द विलेजेज गाँव की, गाँव की उन्नति के लिए। इट इज इसेंशियल, इसेंशियल मीन्स आवश्यक होता है, आवश्यक। इट इज इसेंशियल, आवश्यक है दैट की पीपुल, लोग लिविंग इन विलेजेज, जो गांव में रहते हैं, बी एजुकेटेड, शिक्षित हो। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेजेज, गांव की उन्नति के लिए इट इज इसेंशियल, ये आवश्यक है कि गांव में जो लोग रहते हैं वो क्या होने चाहिए? शिक्षित होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। इट इज एजुकेशन, ये शिक्षा ही है, दैट जो डिस्टिंग्विशेज ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल, मतलब शिक्षा ही है जो हम लोगों को, इंसानों को जानवरों से क्या करती है? अलग करती है। अर्थात जीव हम भी हैं, जीव जानवर भी हैं। देयरफॉर, इसीलिए इट इज इंपरेटिव, यहाँ पर इंपरेटिव का अर्थ महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान रखिएगा। देयरफॉर, इसीलिए इट इज इंपरेटिव, यह महत्वपूर्ण है, दैट की वी एजुकेट अवर चिल्ड्रेन, कि हम अपने बच्चों को क्या करें? शिक्षित बनाएं, उन्हें शिक्षा दें। इट इज ऑल द मोर इसेंशियल फॉर अस, इट इज ऑल द मोर, इससे भी ज़्यादा इसेंशियल, आवश्यक है, फॉर अस, हमारे लिए, टू एजुकेट, शिक्षित करें, आवर डॉटर्स, अपनी पुत्रियों को, अपनी बेटियों को। क्यों? बिकॉज, क्योंकि वन एजुकेटेड गर्ल, एक शिक्षित लड़की, कैन एजुकेट द होल फैमिली, वो पूरे परिवार को शिक्षित बना सकती है। एन एजुकेटेड वुमेन, एक शिक्षित महिला, कैन मैनेज, वो मैनेज कर सकती है, लुक आफ्टर मीन देखभाल कर सकती है, हर फैमिली, अपने परिवार का, इन अ बेटर वे, और भी बेहतर तरीके से। इसलिए हमें बेटियों की शिक्षा पर बल देना चाहिए, उन्हें जरूर से जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो एक परिवार का आधार होती है। ये था हमारा पैसेज। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस क्या आए हैं, तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ, अभी आपने पढ़ा, शुरुआत में ही लिखा था इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेज। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, एजुकेशन डिस्टिंग्विशेज ह्यूमन बीइंग फ्रॉम, यानी शिक्षा ह्यूमन बीइंग को किससे अलग करती है? एनिमल्स। अभी आपने पैसेज लिखा, किससे अलग करती है? एनिमल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटायर। जो भी हमने पैसेज पढ़ा है उस पैसेज में ये देखिए इंटायर, ये मीनिंग आया इंटायर। इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण। इसकी हमें मीनिंग लिखनी है इंग्लिश में ही, तो इसी में से छांट करके लिखेंगे। फुल फुल होगा नहीं, ये गलत है। सम होगा नहीं, सम में कुछ होता है। स्मॉल होगा नहीं, स्मॉल में छोटा होता है। होल मीन्स क्या होता है संपूर्ण, और इंटायर मीन्स क्या होता है संपूर्ण पूरा, तो इंटायर मीन्स होल। इसके बाद 4 क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि हमें पूरा पेपर कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए 4 क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया है, ही वांटेड डॉट 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 टू टॉक टू हिम, इसको हमें कंप्लीट करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एनीवन है, समवन है, नो वन है, नन है। तो देखिए इसमें इसको कंप्लीट करने के लिए हम इसमें भरेंगे समवन। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि एनीवन भी करेक्ट हो सकता है। हाँ एनीवन भी करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ये जो सेंटेंस दिया गया है पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर समवन टिक कर रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। रमेश जंप डॉट 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 द पाउंड। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भरना है हमें। देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया है, इन है, अंदर है, ऑन है, इनटू है। इसी में से चारों में से कोई एक हमें सही करना है। तो इसके लिए आप देखिए, जब कोई चीज़ गति करते हुए किसी के अंदर जाती है तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है? इनटू का यूज किया जाता है। या जब रूप परिवर्तन होता है, यानी कोई एक चीज़ दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। आपने सुना होगा लिखा रहता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी वहाँ पर हमें भाषा को क्या करना है? बदलना रहता है, तो इनटू। और जब कोई चीज़ चल करके अंदर जाती है, चल करके बाहर आती है, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? इनटू। इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, क्या? इनटू। क्योंकि पॉन्ड में कूदा है, तालाब में कूदा है, तो जाहिर सी बात है गति करते हुए गया होगा। 6 क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यानी यहाँ पर हमें वर्ड के एक क्लस्टर दिए गए हैं। क्लस्टर मीन्स झुंड होता है, यानी शब्दों का एक समूह दिया गया है। कौन कौन से शब्द हैं? आई, हिम, बुक्स, टुडे, गेव, मनी, मीनिंग। इनको हमें ऐसे तरीके से अरेंज करना है कि ये करेक्ट मीनिंग दे। तो देखिए पहला है, आई गेव हिम मेनी बुक्स टुडे। गिव हिम, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, गेव पहले लिख दिया गया है। सेकेंड वर्ब से कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो ही नहीं सकती, इसलिए ये वाला तो बिल्कुल गलत। मेनी बुक्स, हाँ अगर ये बात पैसे में होता तो हम लोग कुछ हद तक मानते कि मेनी बुक्स हो सकता है, क्योंकि मेनी बुक्स में ऑब्जेक्ट आगे लिखा जाता है। बट ये बात एक्टिव वॉइस में बन रहा है क्योंकि यहाँ पे बाई थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या है? गलत है। टुडे ये एडवर्ब है, इससे भी बात की शुरुआत हो रही है, इसलिए ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आई गेव हिम मेनी बुक्स टुडे, ये होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच आर द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इसमें में से हमें देखना है, 4 स्पेलिंग दिया गया है, इसमें में से कोई 3 सही है और एक कोई रॉन्ग है, मिसस्पेल्ड है, तो उसी को हमें सही करना है। कौन सा इसमें गलत है? तो लेट, देखिए लेट स्पेलिंग सही है, तो ये ऑप्शन सही है, इसलिए ये नहीं करेक्ट करेंगे क्योंकि हमें गलत वाला छांटना है। गेट, GATE गेट, गेट दरवाजा, ये भी स्पेलिंग करेक्ट है। GATE गेट, ये भी क्या है? करेक्ट है। तो ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, अर्थात ये स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है, GAET। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल प्रीपोजिशन। इसमें भी प्रीपोजिशन डालना है। देखिए, ही हैड बीन इन डॉट डॉट मंडे। ये हैड बीन लगा है, यहाँ पे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में से की अंग्रेजी के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए, मंडे, ट्यूसडे, अगर 7 डेज के नाम लिखे हों या 12 महीनों के नाम लिखे हों या बजे लिखा हो, जैसे 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, या लिखा हो सुबह से, शाम से, कल से, तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय होता है, इनके साथ हम लोग सिंस का यूज करेंगे।
तो यहाँ पर मंडे एक निश्चित समय हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंस। आप इसके लिए थोड़ा सा वो जान लीजिए तो आपका कभी गलत नहीं होगा। देखिए जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको निश्चित समय कहते हैं, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम जो अनिश्चित समय में आता है, पीरियड ऑफ टाइम। बहुत अच्छी सी ट्रिक है, आप इसके माध्यम से तुरंत पता कर सकते हैं कि ये जो समय है हमारा, इसके साथ हम सिंस लगाएं कि फार लगाएं, तुरंत जान जाएंगे। देखिए जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो होता है निश्चित समय। निश्चित समय वो समय होता है जो 31 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, यानी वो 31, 32 कभी नहीं हो सकता। 31 से वो क्या रहेगा, नीचे, या 30 से क्या रहेगा, नीचे। और ऐसी चीज़ जिसको हम लोग 31 या 31 से भी एबव ज़्यादा लिख सकते हैं, वो होगा हमारा पीरियड ऑफ टाइम। कैसे, जैसे कहा गया जनवरी, एक महीने का क्या है, नाम है। अब इसमें अगर डेज की बात किया जाए तो इसमें डेज होता है 31, 32 नहीं हो सकते उसमें। 12 महीने में से किसी भी महीने का हम लोग नाम लिखते हैं तो उसमें किसी में 32 दिन होते हैं, नहीं होता है। अर्थात ये सभी 12 महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये सब क्या है, निश्चित समय। अगर बजे की बात किया जाए तो हम लोगों की घड़ी में 1 से लेकर 12 तक बजते हैं, रेलवे की घड़ी में 1 से लेकर 24 तक बजते हैं, लेकिन वहाँ भी 25 नहीं बजता है। अर्थात ये बजे क्या हो गया, निश्चित समय। डेज की बात किया जाए तो डेज बीच में कितने होते हैं, 7 ही होते हैं, यानी 31 का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो वो भी क्या हो गया, निश्चित समय हो गया। और पीरियड ऑफ टाइम जिसको 31 से ज़्यादा लिखा जा सकता है, जैसे साल, जैसे कोई आदमी 45 साल का है, कोई 50 साल का है। घंटा हो गया, हमें इस काम को करते हुए 36 घंटे हो गए, 32 घंटे हो गए, तो इसको हम लोग ज़्यादा लिख सकते हैं। दिन हो गया कि मैं 40 दिन से ये काम कर रहा हूँ, 45 दिन से ये काम कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। अर्थात इन सभी के साथ फार लगेगा, इन सभी के साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो यहाँ पर मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमारा सिंस ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब बढ़ते हैं, 9 to 10 क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दैट फॉलो। ये लिटरेचर का है, पढ़ रहे हैं, पढ़कर अंदाजा लगाइए कि इस लेसन का हो सकता है, किस चैप्टर का हो सकता है। नो, ये पैसे ले रहे हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. पता चला किस पार्ट का है, ये है चैप्टर नंबर 2 क्रोज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला पार्ट का है। ये अर्थ पर नज़र डाल लेते हैं। ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट दिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किया सकता है, प्री बोर्ड में तो आ ही गया है। देखिए, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति बॉर्न, जन्म से, हेटिंग, नफरत करता है, अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को। कोई भी, नो वन लगा इसमें नेगेटिव अर्थ देगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जन्म से या जन्म लेने के बाद से किसी से नफरत करना नहीं चालू कर देता है। और किसके कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, द कलर, रंग ऑफ स्किन, उसके त्वचा के रंग, यानी काला है या गोरा है, इसके आधार पर कोई बच्चा पैदा होता है तो तुरंत नफरत करना नहीं चालू कर देता है। और अथवा हिज बैकग्राउंड, या उसके पृष्ठभूमि को देख करके नफरत करना नहीं चालू कर देता है कि ये उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। और हिज रिलीजन, या उसके धर्म के आधार पर वो नफरत करना नहीं चालू करता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। ये नेल्सन मंडेला बोलते हैं। फार, क्योंकि यहाँ पर फार का अर्थ क्योंकि है, लव कम मोस्ट नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि इसके अपोजिट अर्थात नफरत की अपेक्षा प्रेम मनुष्य के हृदय में और ज़्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य ये है नेल्सन मंडेला जी का कि अगर हम किसी को भड़का सकते हैं तो उसे प्यार से समझा भी सकते हैं, यानी अगर हम नफरत दिलों में पैदा कर सकते हैं तो हम प्रेम भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि नफरत की अपेक्षा प्रेम पैदा करना कहीं ज़्यादा नेचुरल है। ये था हमारा पैसेज। अब देखते हैं इसी पर बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, अकॉर्डिंग टू मंडेला हू शुड बी टॉट टू लव। मंडेला के अनुसार किसे प्रेम करना सिखाया जा सकता है? दो झूठ है, वही लोग जो नफरत करते हैं, यानी जो नफरत करते हैं उन्हें प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है।
व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, ये तो आप तुरंत जान गए होंगे कि ह्यूमन हार्ट में क्या ज़्यादा स्वाभाविक क्या नेचुरली आता है, लव। पैसेज के लास्ट में लिखा था। यानी ये तो जो क्वेश्चन होते हैं अगर इसको आप अच्छे से पैसेज पढ़ ले जाएं और फिर क्वेश्चन पढ़ें तो ये जो क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो। 11 to 13 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से है, लिटरेचर से ही, प्रोज से। हु वर अ बंच ऑफ क्रूक्स इन लेंचोज व्यू, लेंचो के अनुसार बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमान व्यक्तियों के समूह कौन थे? आ लेटर टू गॉड चैप्टर का है, तो कौन थे? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो इसके पैसेज आया था इसके ऊपर का, इस चैप्टर के ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर कौन है? नेल्सन मंडेला खुद है, क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी, उनकी एक आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है 13, हु इज 13 तो हो गया, नहीं 13 भी बाकी है। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? वो नेल्सन मंडेला ही थे। ऑप्शन डी इज राइट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी इस एक्सट्रैक्ट, इस अवतरण को पढ़ो। लिखा लाइन लिखा, इसको क्या करो? पढ़ो, यही वो एक्सट्रैक्ट है। और चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, और फिर ये क्वेश्चन लिखते हैं, इसको करेक्ट करो, कौन सा ऑप्शन सही है चुनो। नेम द पोएट ऑफ द एबव पोएम, ये जो पोएट लाइन लिखी हुई है पहले तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि ये कौन से पोएम का है। आपके लिए बेहतर होगा कि आपके प्रोज में जितने भी चैप्टर हैं उन सबके नाम और उनके राइटर के नाम लर्न कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए आ गया प्री बोर्ड में, तो ये एक पोएम है फॉग, इसी पोएम का भाग है फॉग। तो फॉग पोएम को किसने लिखा है? ऑप्शन ए चार्ल्स सैंडबर्ग, ऑप्शन बी पीबी शेली, सी जॉन कीट्स, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसको लिखा है ए कार्ल सैंडबर्ग। याद रखिएगा जो फॉग पोएम है कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। इसके पोएट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। द फॉग कम्स, कोहरा आता है, क्विकली, साइलेंटली, लाउडली, स्लोली। एक चीज हम भूल गए थे, इसको पढ़ना, इसको पढ़ देते हैं पहले। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउसेस एंड देन मूव्स ऑन। ये था हमारा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है 15 की द फॉग कम्स डॉट डॉट डॉट, कोहरा आता है कैसे? पता कीजिए कैसे। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो तुरंत कोई ना कोई वर्ड मिल जाएगा और वो आपको बता देगा कि मैं ही सही हूँ। तो इसमें क्या लिखा है? साइलेंट। तो अर्थात इसमें हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, साइलेंटली। फॉग कम्स साइलेंटली, जो कोहरा होता है चुपके से आता है, धीरे से आता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये सप्लीमेंट्री का है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वेयर हैड हॉरेस सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस का मतलब बात न समझ लेना वरना कंफ्यूज हो जाओ। सेंटेंस का अर्थ यहाँ पे क्या है? सजा। तो हॉरेस जो था उसको अपनी पहली और एकमात्र सजा उसने कहाँ अपनी काटी थी? हॉरेस डेनबी, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पार्ट का है ये क्वेश्चन। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो पूरी कहानी आपको याद हो गई होगी कि हॉरेस डेनबी एक ताला बनाने वाला आदमी रहता है जो पैसे चोरी फिलहाल वो करता नहीं, लेकिन साल में एक चोरी करता है। किस लिए? क्योंकि उसकी एक अजीब सी हॉबी रहती है, उसे महंगी किताबें पढ़ने का शौक रहता है। तो वो चोरी करता है साल में एक बार, उससे जो पैसा पाता है महंगी महंगी किताबें खरीदता है, फिर उन्हें पढ़ता है। और पैसे से वो ताला बनाने वाला व्यक्ति था और उसका बिजनेस भी खूब ठीक ठाक चलता था कि वो एक दो सहायकों को भी रखे हुए था। तो ये था हॉरेस डेनबी। लेकिन हॉरेस डेनबी को एक लड़की धोखा दे देती है तो उसे जेल भी हो जाता है। तो वो अपनी सजा कहाँ काटता है? यही क्वेश्चन। तो कहाँ पर वो सजा काटी थी? इन ओन हाउस,
अपने घर में कौन सजा काटेगा? तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं सही है, ये तो गलत है। लंदन में भी नहीं सही है, तो ये गलत है। इन फ्रेंड्स हाउस पर सजा नहीं काटी थी, इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, यानी जो जेल की लाइब्रेरी थी उसी में उसे सजा भी हो गई थी कि तुम खुद किताब यहीं बैठकर पढ़ो। Where did Oswald bring his American accent from? जो ऑसवेल्ड था जासूस, ये अपना अमेरिकन एसेंट में लहजा होता है, कहाँ से लेकर आया था? कहाँ से लेकर आया था? बूस्टन से लेकर आया था। बूस्टन ये इटली या जर्मनी या न्यूजीलैंड, ये क्या गलत है, बूस्टन से लेकर आया था। Who was an experienced and fairly successful hand? अगर fairly successful hand अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको तुरंत पता हो जाएगा क्या है, चोर। थीव्स स्टोरी चैप्टर का है। Who is an experienced and fairly successful hand? कौन अनुभवी और सफल चोर था? अनिल था, अनिल नहीं था। बाबू सिंह था, बाबू सिंह नहीं था। प्रेम सिंह नहीं था। हरि सिंह, कौन था? हरि सिंह। इसके बाद Who was Griffin? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर का क्वेश्चन है। Who was Griffin? ग्रिफिन कौन था? तो ग्रिफिन फिलोसफर था? नहीं, फिलोसफर नहीं था। साइंटिस्ट था? हाँ साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। ये इसका ऑप्शन क्या है? गलत है। Who was मिस्टर हैरियट? मिस्टर हैरियट कौन थे? मिस्टर हैरियट का नाम सुनते ही आपको ट्रिकी की याद आ गई होगी, ये ट्रिकी वाले चैप्टर का। तो मिस्टर हैरियट कौन थे? एक डॉक्टर थे, लेकिन ये वाले डॉक्टर नहीं थे, उस पर नहीं टिक करना है सब लोगों को। वेटनरी सर्जन थे, वो एक पशुओं के डॉक्टर थे, तभी तो ट्रिकी का इलाज करने के लिए उसके पास भेजा गया था। ये था हमारा 20 क्वेश्चन OMR का, इसको आपको लिखना नहीं है, OMR पर केवल क्या बनाना है, गोले बनाने हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रिटन कि लिखना कहाँ से है। लिखने वाले क्वेश्चन पर गौर करते हैं। ये देखिए यहाँ से अब हम लोग पहुँच गए हैं पार्ट बी रीडिंग। पार्ट बी रीडिंग, इसमें आप लोगों को एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो हो सकता है पढ़ाया ना गया हो या हो सकता है आपने देखा भी ना हो, और उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उनका आंसर हमें इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या करना है, देना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 21। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी ये जो पैसेज लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक, किंग से लेकर के और फिर किंग ही तक, ये इतना हमारा पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ो और पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को समझो, फिर उसका आंसर लिखो। सिंपल होता है, हमें जल्दबाजी नहीं, धीरे से आराम से अर्थ को समझते हुए पैसेज को पढ़ना है, फिर आंसर लिख देना है, फिर रट के थोड़ी लिखना है, इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, इसी में से। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, जल्दबाजी ना करें तो हमारा पूरा नंबर हमें मिल सकता है। तो क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। A king had a grudge against a wealthy but loyal subject। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये है सब्जेक्ट। ज़्यादातर लोग सब्जेक्ट मतलब विषय 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 रटे रहते हैं, सब्जेक्ट मतलब विषय कर लो, विषय नहीं। हाँ ये चीज़ होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स विषय भी होता है ये, और सब्जेक्ट मीन्स कर्ता भी होता है, सब्जेक्ट मीन्स प्रजा भी होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा है इसका अर्थ क्या है, प्रजा। क्या अर्थ है, प्रजा। तो अ किंग, एक राजा, हैड ग्रूड, नफरत करता था, ग्रूड का मतलब है नफरत, अगेंस्ट से या के विरुद्ध, अवेल्दी धनवान, बट लॉयल सब्जेक्ट, एक वफादार प्रजा से। यानी राजा था वो किसी धनवान और लॉयल सब्जेक्ट यानी निष्ठावान प्रजा से नफरत करता था। ही वॉन्टेड टू किल हिम, वो उसे मार देना चाहता था। सो दैट, ताकि ही माइट सरफ हिज वेल्थ, ताकि वो उसके धन को हड़प सके, मतलब था हड़पना। वन ऑफ द किंग्स मिनिस्टर, राजाओं के मंत्री में से एक ने डेढ़ हिम्मत किया टू से कहने की, टू द किंग, राजा से, यानी राजा से कहने की हिम्मत की। क्या कहने की हिम्मत की? ओ माय लॉर्ड, हे महाराज, पैर्डन मी, मुझे क्षमा करना। पैर्डन मी मीन्स क्षमा करना, मी मीन्स मुझे क्षमा करना। दिस मैन हैज नेवर हार्म यू, यानी जिस आदमी को हम मारना चाहते हैं उस आदमी ने, यानी दिस मैन, इस आदमी ने हैज नेवर, कभी नहीं, हार्म, नुकसान पहुंचाया है वो आप, इस आदमी ने कभी आपका कोई नुकसान नहीं किया, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इफ़ यू विश टू टेक हिज मनी, इफ़, अगर यू विश, आप चाहते हैं टू टेक, ले लेना ही मनी, उसके पैसे को, अगर आप उसके धन को ले लेना चाहते हैं तो यू मे बेटर डिमांड इट,
तो यू में बेटर आपके लिए बेहतर होगा, डिमांड इट, उससे मांग लीजिए। क्या कीजिए? उससे मांग लीजिए। फ्रॉम ही, उससे मांग लीजिए। एंड और ही विल गिव यू, और वह तुम्हें दे देगा। व्हाट यू रिक्वायरमेंट आवश्यकता, जितनी आपको आवश्यकता है आप उससे मांग लीजिए और वो आपको दे भी देगा। लेकिन इफ अगर यू आपने पुट हिम टू डेथ मीन्स मृत्युदंड दे दिया, लेकिन अगर आपने उसे मृत्युदंड दे दिया तो इट विल ब्रिंग डिस्ग्रेस टू यू, तो ये आपके लिए बड़ी डिस्ग्रेस, बड़ी शर्म की बात होगी। पीपुल, लोग यानी आपकी प्रजा, विल टेक यू टू बी अ क्रूअल निर्दयी एंड डिस्ग्रेसफुल, और एक निंदनीय किंग, राजा, और आपकी प्रजा आपको एक क्रूअल, निर्दयी और निंदनीय राजा माने। इससे अच्छा आप उसे मारिए ना, उससे मांग लीजिए। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाई डिड द किंग वांट टू किल हिज वेल्दी सब्जेक्ट, राजा अपने धनवान प्रजा को मारना क्यों चाहता था। अब आपने पैसे पढ़ा तो आंसर का अंदाजा आपको तुरंत हो गया होगा। देखिए क्यों मारना चाहता था, आंसर देखिए। द किंग वांटेड, राजा चाहता था, टू किल, मारना हिज वेल्दी सब्जेक्ट, अपने धनवान प्रजा को, सो दैट ताकि ही कुड टेक, वो ले सके, हिज वेल्थ, उसके धन को, यानी राजा अपने धनवान प्रजा को इसलिए मारना चाहता था ताकि वो उसके धन को ले सके। अभी आपने पढ़ा ऊपर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग, व्हाट एडवाइस, क्या सलाह डिड द मिनिस्टर, मंत्री ने गिव दिया टू द किंग, राजा को, राजा को मंत्री ने क्या सलाह दी थी। आंसर देखिए, यही तो सलाह दिया था कि उसे मारो ना बल्कि उसे मांग लो। तो देखिए, द मिनिस्टर, मंत्री ने एडवाइज, सलाह दिया था, द किंग, राजा को, नॉट नहीं टू किल, मारे, द मैन, उस आदमी को। मंत्री ने राजा को सलाह दिया कि उस आदमी को मत मारिए, बट बल्कि डिमांड मनी फ्रॉम हिम, बल्कि उससे पैसे क्या कीजिए, डिमांड करिए, मांग लीजिए। इफ ही नीडेड इट, अगर उन्हें आवश्यकता है, मतलब अगर आपको जरूरत है तो उसको मारने की क्या जरूरत है, उससे मांग लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल ब्रिंग डिस्ग्रेस टू द किंग, राजा के लिए बड़ी शर्म की बात, अपमान की बात क्या होगी। पुटिंग अ वेल्दी सब्जेक्ट टू डेथ, एक धनवान प्रजा को डेथ, मृत्युदंड दे देना, डिस्ग्रेस टू द किंग, राजा के लिए बड़ा ही विचित्र चीज होगा कि मैंने उसने पैसा कमा लिया तो इसके लिए उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ काइंड, यानी जो काइंड वर्ड आया है, काइंड में आपको पता ही होगा क्या होता है, दयालु, इसका हमें अपोजिट यानी उल्टा विलोम लिखना है। तो काइंड में दयालु, तो क्रूअल में निर्दयी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, क्रूअल। इस तरीके से आप अनसीन पैसेज को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। राइटिंग, राइटिंग में ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 पर। हो सकता है एक में लेटर हो, एक में एप्लीकेशन हो, दो ऑप्शन में से आपको कोई एक करना है, एक नहीं करना है। जो आपको सिंपल लगेगा वही आप लोग क्या कर सकते हैं। तो पहले लेटर दिया गया है तो हम लोग लेटर पर नजर डालते हैं। लेटर क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो, एनकरेजिंग हिम टू वर्क हार्ड, कि वो कठिन मेहनत करे, इसके लिए उसे क्या करो, एनकरेज करो, उत्साहवर्धन करो, फॉर गुड रिजल्ट, जिसके उसके रिजल्ट परिणाम अच्छे आए, एज क्योंकि ध्यान रखिएगा ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसलिए इसका क्योंकि है। ही हैड फेल्ड, वह फेल हो गया था, अनुत्तीर्ण हो गया था, इन द लास्ट एग्जामिनेशन, पिछली परीक्षा में वो अनुत्तीर्ण हो गया था, फेल हो गया था, इसीलिए उसके उत्साहवर्धन के लिए, उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आपको उसको एक क्या करना है, पत्र लिखना है। देखिए इसका पत्र, ये आंसर है, माय डियर फ्रेंड, ये तो आपको लिखना ही है। अगर आप फादर को लिख रहे हैं माय डियर फादर, मदर को लिख रहे हैं माय डियर मदर, और फ्रेंड को लिख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, चाहे तो इसके बाद इसका नाम भी लिख सकते हैं जिसको आप लिख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आई वॉज सो सैड टू नो दैट, आई वॉज सो सैड, मैं बहुत दुखी हुआ, टू नो, जान करके, दैट कि यू विल फेल, तुम फेल हो गए थे, इन योर, अपनी लास्ट एग्जामिनेशन, पिछली परीक्षा में। मैं ये जान करके बहुत दुखी हुआ था कि तुम अपनी पिछली परीक्षा में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। यू शुड नॉट लूज हर्ट, लेकिन यू तुम्हें शुड नॉट नहीं आवश्यकता है, टू लूज खोने की, हर्ट हृदय मतलब उम्मीद, आपको अपना उम्मीद खोने की कोई जरूरत नहीं, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो फेलियर होती है, असफलता होती है, पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का एक पार्ट है, जीवन का एक अंग है,
किसी काम में हम सफल होंगे, किसी काम में हम असफल होंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग हताश हो जाएं और उसी की चिंता में डूब जाए, बल्कि हमें उसे सीख करके आगे क्या करना चाहिए, कठिन प्रयास करना चाहिए। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, असफलता हमारे जीवन का एक क्या है, अंग है। एंड और इट टीच, ये हमें सिखाती है टू वर्क हार्डर, और कठिन मेहनत करना। इफ अगर तुम स्टडी अध्ययन करोगे रेगुलरली, नियमित रूप से एंड सीरियसली और गंभीरता पूर्वक, अगर तुम नियमित और गंभीरता पूर्वक अध्ययन करोगे तो तुम विल श्योरली, निश्चित ही गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करोगे इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, अगली परीक्षा में। आई हैव फुल फेथ, और मुझे पूरा विश्वास है इन योर एबिलिटी, तुम्हारी एबिलिटी पर, तुम्हारी क्षमता पर। सो इसलिए बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो जाओ, अपने शक्तियों को जगाओ, एंड और वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, सक्सेस विल बी योर, सफलता तुम्हारी होगी। विद बेस्ट विशेष, शुभकामना के साथ, योर फ्रेंड, ध्यान रखिएगा ये जो योर फ्रेंड है आप इसको इस साइड पर लिखेंगे यहाँ, और ध्यान रखिएगा बोर्ड एग्जाम में लिखते समय, बोर्ड की कॉपी में लिखते समय आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो नाम लिखा है इसकी जगह पर आप लोग ABCD या XX कर देंगे, उसमें नाम या मोबाइल नंबर, एड्रेस ये सब नहीं लिखना रहेगा। आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन भी लिखा रहेगा कि अपना नाम, मोबाइल नंबर ना लिखें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो लेटर था, देखते हैं एप्लीकेशन कौन सा आया था। ये एप्लीकेशन यानी जो ये था, ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको एक करना है, जो आपको सरल लगेगा वो आप कर सकते हैं, एक ही करना है। अगर आप दोनों जानते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन जानते हैं दोनों फिर भी आपको एक ही करना है, क्योंकि नंबर आपको एक ही पर दिया जाएगा। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू ग्रांट यू, जो तुम्हें ग्रांट करें, प्रदान करें, फुल एंड फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब पूर्ण शुल्क मुक्ति, यानी पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने के लिए आपको मिल जाए कि आपका फीस ना पड़े, किसी कारणवश कोई समस्या है तो इसके लिए आप प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखिए। क्वेश्चन ये था, और हमारा आंसर देखते हैं 2, इसके बाद डैश लगाएंगे, ध्यान रखिएगा ये टाइपिंग की मिस्टेक है, आप 2 के नीचे ये जैसे लिखा है ऐसे आपको नहीं लिखना है, ये यहाँ से इसके नीचे से लिखेंगे। टू द प्रिंसिपल, इसके बाद अपने अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है SBN इंटर कॉलेज इकोना श्रावस्ती, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज इकोना श्रावस्ती। आप जिस कॉलेज में भी पढ़ते हैं उस कॉलेज का क्या कर लिख लेंगे, नाम लिखेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे सर, सर के बाद कामा लगा के पूरी लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद सर के नीचे से नहीं बल्कि कामा के नीचे से लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, या मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, जैसा भी आप लिखना चाहें। सेवा में सबने निवेदन है कि आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं एक पुअर फैमिली यानी गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई एम अनेबल टू पे माई फी, मैं अपनी फीस को पे करने में क्या हूँ, अनेबल हूँ, असमर्थ हूँ। आई एम अ हार्ड वर्किंग, मैं एक हार्ड वर्किंग मेहनती एंड रेगुलर स्टूडेंट, और नियमित छात्र हूँ, यानी प्रतिदिन विद्यालय पढ़ने आता हूँ। आई मैं देयरफॉर इसीलिए रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ, यू आपसे टू ग्रांट मी, प्रदान करें, फुल एंड फ्री स्टूडेंटशिप एंड पूर्ण स्टूडेंटशिप, पूर्ण शुल्क मुक्ति मुझे प्रदान करें, सो दैट, ताकि आई में कंटिन्यू, मैं जारी कर सकूं या जारी कर पाऊँ माई स्टडीज, अपने स्टडीज को, अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को। आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मीन्स आभारी होता है, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, तो यू आपका सदा आभारी रहूँगा, फॉर दिस काइंडनेस, इस दयालुता के लिए, योर ओबिडेंटली, ध्यान रखिएगा ये ओबिडेंटली भी यहाँ पर नहीं बल्कि इस साइड में यहाँ पर लिखेंगे। ये स्पेलिंग बिल्कुल ओबिडेंटली कि आप रख लेंगे, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। OBEDILDIENTLY, इसको बिल्कुल रट लेना है। ये स्पेलिंग बहुत लड़के जल्दबाजी में गलत कर देते हैं या याद नहीं करते तो गलत कर देते हैं, लेकिन गलत नहीं लिखना है। ये नाम इसमें भी नहीं लिखना, नाम की जगह पर ABCD XX कुछ भी लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, और नंबर अगर चाहें तो लिख सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Write a report on Republic Day celebration in your school, college in about 80 to 100 word, यानी एक हमें रिपोर्ट लिखना है। हाँ एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में भी हमें ऑप्शन मिलेगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा, इसमें रिपोर्ट आया हो सकता है उसमें आर्टिकल आया हो, तो इस वाले ऑप्शन या उस वाले ऑप्शन में जो आपको सरल लगेगा वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे। देखिए पहला है कि हमें एक रिपोर्ट लिखना है रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पर,
देखिए ये हो गया हेडिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। देखिए क्या लिखा गया है, रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल विद ग्रेट इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म क्या होता है, उत्साह। रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस वाज सेलिब्रेटेड मनाया गया इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में विद ग्रेट बहुत बड़ी इंथुजियाज्म उत्साह के साथ, यानी बड़े उत्साह के साथ रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस हमारे कॉलेज में क्या हुआ, हमारे स्कूल में मनाया गया। द स्कूल बिल्डिंग वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। द स्कूल बिल्डिंग यानी स्कूल की पूरी इमारत को, स्कूल की पूरी बिल्डिंग को ब्यूटीफुली बहुत ही सुंदरता पूर्वक बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड सजाया गया। द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ने हॉस्टेड फहराया द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया, प्रधानाचार्य जी ने फहराया। एंड और ऑल द स्टूडेंट सभी छात्रों ने सेंग गाया द नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, और फिर इसके बाद सभी छात्रों ने राष्ट्रगान गाया। अ कल्चरल प्रोग्राम, इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम साहित्यिक कार्यक्रम वाज प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया गया बाय द स्टूडेंट्स, छात्रों के द्वारा। द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ने डिलीवर्ड दिया एंड इंस्पायरिंग, एक प्रेरणादायक स्पीच, भाषण अबाउट के बारे में द इम्पोर्टेंस, महत्व ऑफ द डे, इस दिन, और प्रधानाचार्य ने इस दिन के महत्व के बारे में एक बहुत ही इंस्पायरिंग बहुत ही प्रेरणादायक भाषण दिया। स्वीट्स, मिठाइयाँ बात डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटी गई एमंग द स्टूडेंट, छात्रों के बीच, इसके बीच बात छात्रों के बीच मिठाइयाँ बांटी गई। एवरीवन फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी, हर कोई प्राउड, गर्व और हैप्पी, खुशी महसूस कर रहा था। ये था क्या, रिपोर्ट। इसके बाद देखते हैं इसका जो अथवा वाला पार्ट है उसमें क्या आया है, ये आर्टिकल आया है, यानी फर्स्ट में रिपोर्ट आया, दूसरे में आर्टिकल आया। तो देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल लिखना है। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, यानी मॉर्निंग वॉक पर हमें क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है, वो भी उतने ही वर्ड में 80 से 100 वर्ड के बीच। तो आंसर है देखिए आर्टिकल, ये हेडिंग हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। इसके बाद हम यहाँ से आर्टिकल लिखेंगे। देखिए मॉर्निंग वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, यानी मॉर्निंग वॉक हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। फ्रेश एयर, ताजी हवा इन द मॉर्निंग, सुबह की कीप्स रखती है और बॉडी, हमारे शरीर को एक्टिव, चुस्त एंड और एनर्जेटिक, ऊर्जावान दो आउट पूरे द डे दिन, यानी सुबह की ताजी हवा, सुबह की ताजी हवा हमारे शरीर को पूरे दिन चुस्त और एनर्जेटिक, ऊर्जावान रखती है। इसके बाद इट हेल्प, ये सहायता करती है इन इम्प्रूविंग, सुधारने में अवर डाइजेशन, हमारे पाचन तंत्र को, एंड और कंसंट्रेशन, और हमारे कंसंट्रेशन, ध्यान को। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह वॉक करना, सुबह का टहलना, गिफ्ट देता है पीस, शांति टू द माइंड, हमारे मन को, एंड और कीप्स रखता है अस, हमें हैप्पी, खुश, और हमें खुश भी रखता है। इट या आल्सो भी प्रोटेक्ट्स, रक्षा करता है अस, हमारी, फ्रॉम मेनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से, इसलिए सुबह ताजी हवा हमें जरूर लेनी चाहिए। देयरफॉर, इसीलिए एवरीवन, हर किसी को, शुड मेक अ हैबिट, आदत बना लेनी चाहिए। मेक अ हैबिट मीन्स आदत बना लेनी चाहिए, क्या, आप गोइंग, जाने की, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पर डेली गो, इसलिए हर किसी को रोज मॉर्निंग वॉक पर जाने की क्या बना लेनी चाहिए, आदत बना लेनी चाहिए। ये था हमारा आर्टिकल जो कि कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं 24 क्वेश्चन है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इट, ये ग्रामर पोर्शन का आ गया, ग्रामर। तो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें इनडायरेक्ट में क्या करना है, चेंज करना है। माय मदर सेड, मेरी माता ने कहा, ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी आदमी मॉर्टल है, सभी आदमी नश्वर हैं। ये तो बहुत सिंपल आ गया है। देखिए सर्टिव सेंटेंस कब आती है, सेड के बाद टू भी नहीं लगा है, यानी सेड को सेड ही रखेंगे। माय मदर सेड, कामा नोट कामा हटा करके दैट लगा दिया। ऑल मेन आर मॉर्टल, यहाँ पर तो चेंज ही नहीं होगा, टेंस भी चेंज नहीं होगा, कारण क्योंकि ये जो बात सुनी है ये तो हमेशा सत्य रहने वाली बात है। सभी आदमी नश्वर हैं, यानी हर किसी को एक दिन क्या है, मरना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो माय मदर सेड दैट ऑल मेन आर मॉर्टल, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट, और ये 2 नंबर आपको मिल गए। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, पैसिव होना चाहिए, ये डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन लिया गया है। ये है एक्टिव, ये सेंटेंस है एक्टिव, थोड़ा क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक है। तो एक्टिव है, ही रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम सब टेंस पता लगाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, रोट,
अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग वाज या वर्ब के लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं आगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है, तो एन एप्लीकेशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो एन एप्लीकेशन ये सिंगुलर है, बाद लगाया रिटन टू द प्रिंसिपल बाय हिम, हमारा पैसिव बन गया और हमें 2 नंबर भी मिल गए। पंचुएट द फॉलोइंग, इसके बाद पंचुएशन वाला सेंटेंस आ गया। रीना से टू गीता आई लव यू वेरी मच, इसको हमें पंचुएट करना है, बहुत सरल, कुछ नहीं करना। रीना से टू गीता, इसके बाद कामा इनवर्टेड कामा, फिर आई लव आई बड़े से लिखेंगे, यू वेरी मच फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज, यानी खाली हमें कामा इनवर्टेड कामा ही लगाना था। बहुत सिंपल सेंटेंस दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में बनाना है ट्रांसलेशन। पहला क्वेश्चन है अध्ययन करना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है। ध्यान दीजिए, स्टडीइंग इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ स्टूडेंट। अध्ययन करना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है, उसे पाठ्यक्रमानुसार सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए। तो ही शुड स्टडी, उसे अध्ययन करना चाहिए ऑल द सब्जेक्ट, सभी विषयों का अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, पाठ्यक्रम के अनुसार। अगला है पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं है। द एम ऑफ लाइफ, द एम ऑफ स्टडीइंग, पढ़ाई का उद्देश्य इज है नॉट नहीं ओनली केवल टू पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा उत्तीर्ण करना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहन अध्ययन जरूरी है। डीप स्टडी, गहन अध्ययन इननेसेसरी, आवश्यक है टू गेन नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये था हमारा ग्रामर का पूरा पार्ट। अब इसके बाद देखते हैं आगे, अब लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन है कि यहाँ पर दो ऑप्शन है, देखिए ये वाला दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन हम दोनों को देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर है हु वर कॉल्ड ए बंच ऑफ क्रूक्स बाय लेंचो एंड बॉय। लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स किसे कहा था, बेईमान व्यक्तियों का समूह किसे कहा था और क्यों। फर्स्ट चैप्टर का ये अलग टुकड़ा। आंसर देखिए, लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को अ बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड, उसे ऐसा विश्वास था दैट कि दे हैड स्टोलन, उन्होंने चुरा लिया है अ पार्ट ऑफ द मनी, उसके पैसे का कुछ भाग। सेंड हिम बाय गॉड, जो ईश्वर ने उसके पास भेजा था। ही डिड नॉट डाउट गॉड, वो ईश्वर पर संदेह नहीं रखता था, बट डाउटेड द पोस्ट ऑफिस पीपल, बल्कि डाकघर के लोगों पर उसे संदेह था कि ईश्वर ऐसा गलती कर ही नहीं सकता है कि लेंचो ने कुछ मांगा और ईश्वर देने से मना कर दे। ईश्वर ने दिया होगा, ये पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरा पैसा निकाल लिया होगा, ऐसा वो सोचता है। इसमें अथवा वाला है, यानी चाहे हम ये करें चाहे ये करें, दोनों में से किसी एक को एग्जामिनेशन में लिखना है। व्हाट फीलिंग डिड एनी फ्रैंक हैव अबाउट हैविंग अ डायरी, यानी डायरी रखने से एनी फ्रैंक की उसे कैसे फीलिंग आई, कि ये हमें लिखना है। तो आंसर है एनी फ्रैंक फेल्ट दैट अ डायरी वुड बी हर ट्रू फ्रेंड। एनी फ्रैंक ऐसा महसूस करती थी कि जो डायरी है उसकी ट्रू फ्रेंड हो सकेगी। विद होम, इसके साथ सी कुड शेयर, वो शेयर करेगी हर फीलिंग्स, अपनी सारी बातों को। सी कुड नॉट टॉक ओपनली टू अदर, जिससे वो दूसरों को खुल करके नहीं कह सकती थी। सो इसीलिए सी ट्रीटेड अ डायरी एज अ क्लोज कंपेनियन, इसीलिए वो अपनी डायरी को एक अच्छे कंपेनियन, अच्छे दोस्त की तरह क्या करती है, ट्रीट करती है, व्यवहार करती है। इन दोनों में से कोई एक करना था। अगला देखिए बी पार्ट में भी दो है, दोनों में से कोई एक करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी मंडेला की जो आज़ादी की भूख थी उनके जीवन को कैसे बदल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंडेला वाले पार्ट का क्वेश्चन अक्सर करके हर साल पूछा गया है, आप आंसर उठाकर देख सकते हैं। तो आंसर है इसका मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम, मंडेला की आज़ादी की भूख ने उन्हें बदल दिया इनटू अ ब्रेव, बहादुर एंड रिस्पॉन्सिबल मैन, एक जिम्मेदार आदमी ने बदल दिया। ही रियलाइज दैट, उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि फ्रीडम वाज नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, की आज़ादी केवल उनके लिए ही नहीं है, बट फॉर हिज पीपुल, बल्कि उनके लोगों के लिए। दिस स्ट्रगल चेंज हिम इनटू अ लीडर, और इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में उन्हें एक लीडर में चेंज कर दिया गया, एंड अ फाइटर, और एक फाइटर में चेंज कर दिया अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध। ये हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी का था, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एनी फ्रैंक, ये भी एनी फ्रैंक वाला है।
कि मिस्टर किसिंग एनी फ्रेंड से एनार्ड नाराज क्यों हो गए थे, यानी ये क्वेश्चन इसमें ऊपर वाले में दोनों में से कोई हमें एक करना है। तो क्यों नाराज हो गए, आंसर का नजर डालते हैं। मिस्टर किसिंग वाज एनार्ड विद एनी फ्रेंड, मिस्टर किसिंग एनी फ्रेंड से नाराज हो गए थे बिकॉज के कारण, सॉरी बिकॉज क्योंकि शी टॉक्ड अ लॉट, क्योंकि वो बहुत बातें करती थी इन द क्लासरूम में। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसे अतिरिक्त होमवर्क दे दिया था, अतिरिक्त होमवर्क दे दिया था। हाँ, एक्स्ट्रा होमवर्क सेवरल टाइम, कई बार, टू मेक हर स्टॉप टॉकिंग, ताकि वो टॉकिंग करना बंद कर दे, बात करना बंद कर दे। तो एनी फ्रैंक वैसे बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन जो उसके टीचर से थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो मैथ पढ़ाते हैं और ये क्लास में बोला करते थे, और मैथ की क्लास में अगर स्टूडेंट बोला करे तो टीचर से बहुत भयंकर उड़ता है, बोलना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है 26, व्हाई वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का है। जो सीगुल था, वो समुद्री पक्षी था, वो फ्लाइंग यानी उड़ने से क्यों अफ्रेड डरता था। आंसर देखिए, इसमें भी दो ऑप्शन है, ये वाला, दोनों में से कोई हमें एक ही करना है। हम दोनों को देखते हैं। द यंग सीगुल, छोटा सीगुल, वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से डर रहा था, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट दैट, उससे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था, या उसे ऐसा लगता था कि हिज विंग्स, उसके पंख, वर टू बिग, बहुत कमजोर हैं, टू सपोर्ट हिम, उसे सहारा नहीं दे सकते इन द एयर, हवा में। उसे ऐसा लगता था कि मेरे पंख बहुत कमजोर हैं, वो मुझे हवा में सहारा नहीं दे सकते। ही वाज स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग इनटू द सी, और वह समुद्र में गिरने से डरता था, एंड डाइंग, और मरने से भी डरता था। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई और उसकी बहन, फ्लू, उड़ गए थे कॉन्फिडेंटली, बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ, बट ही लैक्ड करेज, लेकिन उसके अंदर करेज, साहस की क्या थी, लैक, कमी थी। पंख उसके मजबूत थे, बट साहस की कमी थी। फाइनली अंत में हंगर, भूख ने फोर्स हिम, उसे विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, एंड और देन फिर ही सक्सीडेड, वह सफल भी हो गया लास्ट में। अब ये क्वेश्चन 18 वाला क्वेश्चन, ये देखिए फिर मंडेला है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला प्लेस टू चीज, जो मंडेला थे उन्होंने कौन सी चीज़ों को संजो कर रखने की कसम खाई। चेस मतलब होता है संजो कर रखना, मतलब क्या होता है, शपथ लेना, कसम खाना। आंसर देखिए, मंडेला प्लेस टू चेस द आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम फॉर ऑल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला जी ने कसम खाया था कि मैं इक्वलिटी, समानता, जस्टिस, न्याय एंड फ्रीडम और आज़ादी फॉर ऑल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के सभी लोगों की आज़ादी को संजो करके रखी। ही वांटेड, वह चाहते थे, टू इंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो चाहते थे इंड, समाप्त कर देना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव को, एंड इस्टेब्लिश, और बनाना चाहते थे अ सोसाइटी, एक ऐसा समाज हो जहाँ पर नो वन वुड बी ऑप्रेस्ड, किसी को ऑप्रेस्ड ना किया जाए, किसी पर अत्याचार ना किया जाए। ही बिलीव, वह विश्वास करते थे, इन पीस, शांति में, यूनिटी, एकता में, एंड डिग्निटी, द डिग्निटी, सम्मान में, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, सभी मानव। ये था हमारा क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी दो ऑप्शन है, दोनों में से हमें कोई एक करना है। यहाँ पर हम इसको प्रेफर ही नहीं करेंगे कि आप लोग इसको एग्जाम में लिखिए, सीधा सीधा सबसे बेहतर चीज़ है आप 4 लाइन की 2 कविता याद कर लीजिए और अपने नंबर बिल्कुल 100% कन्फर्म कर दीजिए। अगर आप चाहें तो बता देते हैं एक बार, पढ़ने में क्या जाता है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड अमांडा विश टू लीड, अमांडा किस तरह का जीवन जीना चाहती थी, ये था क्वेश्चन। तो देखिए, अमांडा विश टू लीड अ फ्री एंड पीसफुल लाइफ। अमांडा फ्री यानी स्वतंत्र, आज़ादी वाला और पीसफुल लाइफ जीना चाहती थी, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, की उसे कोई डिस्टर्बेंस, कोई परेशान ना करे। सी वांटेड, वह चाहती थी, टू बी एलोन लाइक अ मरमेड, वह एक मरमेड की तरह एलोन रहना चाहती थी, मरमेड में जलपरी होता है, और एन अर्फन, या किसी अनाथ की तरह अकेली रहना चाहती थी, एंड डू व्हाटएवर शी लाइक, और वो करना चाहती थी जो पसंद करे। सी डिसलाइक्ड रिस्ट्रिक्शंस, वो रिस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को डिसलाइक करती थी, नहीं पसंद करती थी, एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अदर्स, और दूसरे को दिशा निर्देशों को भी पसंद नहीं करती थी। ये था, या पोएम था, तो पोएम ज़्यादा बेहतर है। पोएम है इसी का 8वां वाला,
राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, यानी अपने पाठ्य पुस्तक की कोई 4 लाइन की कविता लिख देना, कोई भी जो आपको लगा हो, आपके चैप्टर का ही होना चाहिए, आपके सिलेबस का ही होना चाहिए। देखिए डस्ट ऑफ स्नो का लिखा, द वे अक्रॉस सूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, बहुत सिंपल कविता है, 4 लाइन हो गया, हमारे नंबर भी कंफर्म हो गए। आप 4 लाइन के 2 पोएम याद कर लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि पोएम में पेपर में दिया हो, जो पोएम में पेपर में जो पोएम दिया रहता है उससे हमें नहीं लिखना चाहिए, तो इसलिए आप 2 4 लाइन की कविताएं बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 28 कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। सेंट्रल आइडिया लिखना है, हमारे पास 3 है, द ट्री, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, इनमें से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। देखिए इसको पढ़ ले रहे हैं। ट्रीज का है, द पोएम शोज हाउ ट्रीज वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ह्यूमन कंट्रोल एंड रिटर्न टू नेचर, दे ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द फॉरेस्ट वेयर दे ओरिजिनली बिलोंग, द पोएट एक्सप्रेसेस द डिजायर ऑफ नेचर टू रिमेन फ्री एंड नेचुरल विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। इसको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं करें, डायरेक्ट केवल मैंने रीड कर दिया है। दूसरा है फायर एंड आइस, ये देखिए, द पोएम टेल्स अस दैट स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशन लाइक डिजायर एंड हेटर्ड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेटर्ड, द पोएट बिलीव्स दैट इफ डिजायर डज नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, हेटर्ड श्योरली विल। फायर एंड आइस, दुनिया का अंत के बारे में कभी बता रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया के लिए, ये वाला और पहला वाला डस्ट ऑफ स्नो, दोनों का सेंट्रल आइडिया तो बिल्कुल रट ही डालिए। डस्ट ऑफ स्नो का देखते हैं, द पोएम शोज हाउ अ स्मॉल मोमेंट इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड मेक अस चीयरफुल, द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ द स्नो फ्रॉम अ ट्री ब्राइटेंड द पोएट्स स्पिरिट्स एंड सेव हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन सैडनेस। तो ये था हमारा 3 सेंट्रल आइडिया, इन्हीं 3 में से किसी एक को लिखना है, जो आपको सिंपल लगेगा, जो आपको याद होगा अच्छे से, उसी को आप लिख दीजिएगा। अगला बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन है कि डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड, क्या अनिल को इस बात का एहसास हुआ कि इसे लूट लिया जा रहा है? आंसर है यस, हाँ, अनिल रियलाइज, अनिल को ये रियलाइज था कि ही हैज बीन रोब्ड, इसे लूटा जा रहा है। बिकॉज क्योंकि द नोट्स वर स्टिल वेट इन द मॉर्निंग, क्योंकि जो पैसा है इसे चुरा करके भागा था, तो वापस लेकर आया था तो पानी बरस रहा था, तो रास्ते में भीग गए थे, तो अनिल जब सुबह उसे गिनता है तो वो भीगे नजर आते हैं, तो वो जान जाता है इस बात को, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। ही अंडरस्टूड दैट द थीफ हैड चेंज्ड हिज माइंड, वो इस बात को अंडरस्टूड समझ गया था कि चोर का मन बदल गया है, एंड वांटेड टू बिकम अ गुड पर्सन, और एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, तभी तो पैसा चुराने के बाद वो पहले भागता है, भागने के बाद फिर वापस अनिल के पास लौट आता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लॉयजर हस्बैंड, जो मटेरियल लॉयजर का हस्बैंड था वो कैसे व्यक्ति थी, इस बारे में लिखना है। आंसर है ये क्वेश्चन दोनों में से हमें कोई एक करना है। लॉयजर हस्बैंड इज अ सिंपल एंड केयरिंग मैन, जो लॉयजर का हस्बैंड था बहुत ही साधारण और बहुत ही केयरिंग मैन था। ही लव्स हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से बहुत प्रेम करता था, एंड ट्राइज टू मेक हर हैप्पी, और हमेशा उसे खुश रहने का भी प्रयत्न किया करता था। ही सेक्रीफाइसेस हिज ओन विशेस, उसने अपनी सभी इच्छाओं का बलिदान कर दिया फॉर हर, उसके लिए, एंड हेल्प हर इन फेसिंग द प्रॉब्लम्स काज्ड बाई द लॉस ऑफ लेस, और नेकलेस के होने के बाद जितनी भी समस्याएं आती हैं उन सबको फेस करने में क्या करता है, मदद भी करता है। अगला इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। 30 क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन है, दोनों में से हमें कोई एक करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डिड भोलीज टीचर हेल्प हर इन चेंजिंग द करेज ऑफ हर लाइफ, यानी भोली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोली के टीचर ने भोली की किस प्रकार से सहायता की थी चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, जिससे उसका जीवन ही बदल गया। तो भोलीज टीचर शोड हर लव, भोली के टीचर ने उस पर लव, प्रेम दस दिखाया, काइंडनेस, दयालुता दिखाई, एंड इनकरेजमेंट, और उसका उत्साहवर्धन किया। शी मोटिवेटेड भोली, उसने भोली को मोटिवेट किया टू स्पीक, कि वो बोले, एंड स्टडी, और अध्ययन करे। दिस गेव भोली कॉन्फिडेंस, इससे भोली को कॉन्फिडेंस आ गया, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान भी आ गया।
उत्पन्न हो गया। लेटर बाद में शी रिफ्यूज, उसने इनकार कर दिया टू मैरी, विवाह करने से। अब ग्रेडी मैन एक लालची व्यक्ति यानी दिसंबर से। 10 इस प्रकार हर टीचर, उसकी अध्यापिका ने चेंज बदल दिया हर उसको इन बिकमिंग अ ब्रेव एंड एजुकेटेड गर्ल। इस प्रकार उसकी अध्यापिका ने उसे एक बहादुर और एजुकेटेड गर्ल में चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज हॉरेस डेनबी चीटेड बाय अ क्लेवर यंग लेडी। हॉरेस डेनबी को एक चालाक लड़की, चालाक औरत के द्वारा, युवा औरत के द्वारा कैसे चीट किया गया, धोखा दिया गया। तो हॉरेस डेनबी वाज टिक्ड बाय अ यंग लेडी। हॉरेस डेनबी को एक यंग लेडी ने टिक किया यानी क्या दिया, धोखा दिया। हु प्रेजेंटेड टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस, जिसने खुद को घर की मालकिन के रूप में उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत किया यानी बताया। शी ऑर्डर्ड हिम टू ओपन द सेफ, और उसने उसे आदेश दिया कि वो सेफ तिजोरी को खोले एंड टेक द ज्वेल्स फॉर हरसेल्फ, और उसके लिए गहने को निकाल दे। ही ट्रस्टेड हर, और उसने उस पर विश्वास कर लिया एंड ओबेड, और जैसा उसने कहा वैसा कर दिया। लेटर बाद में ही वाज कॉट बाय द पुलिस, बाद में उसे पुलिस के द्वारा काट कर लिया गया यानी पकड़ लिया गया। एंड रियलाइज दैट द लेडी वाज अ थीफ, और तब उसे ये रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि वो लेडी क्या थी, एक थीफ थी। इस प्रकार ये था प्री बोर्ड क्लास 10 के इंग्लिश का पेपर। आप इस वीडियो को देखिए और इसी तरीके से आप बोर्ड के पेपर को दीजिए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट, बेहतर से बेहतर नंबर आ सके। थैंक यू। मौज करो कंच